हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अबाउट द कोलिनर्जिक ड्रग और स्पेसिफिकली फोकस कर रहे थे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर, बिकॉज हमें पता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं, मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक। दोनों को मस्कैरेनिक और निकोटिनिक में डिवाइड करने के पीछे क्या रीजन था ये भी हमने देखा। वो रिसेप्टर जो कि मस्कैरिन, जो हमारा एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए रेस्पॉन्ड करते थे, यानी कि उसको अपने से बाइंड करवा के रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते थे, उन्हें हमने मस्कैरेनिक की कैटेगरी में डाल दिया। और वो रिसेप्टर जिनके लिए निकोटीन जो कि टबाको से मिलता है वो एगोनिस्ट की तरह काम करता है, तो उसे हमने क्या किया, निकोटिनिक रिसेप्टर की कैटेगरी में डाल दिया। सो मस्कैरेनिक रिसेप्टर हम कवर कर चुके हैं, तीनों हमने M1, M2, M3 रिसेप्टर डिटेल में देखे कि उन रिसेप्टर्स कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, क्या उसकी लोकेशन है और अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या इफेक्ट वो रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिकली हर रिसेप्टर का एगोनिस्ट भी हमने देखा, एंटागनिस्ट भी हमने देखा, और उन रिसेप्टर्स पे जो मस्कैरिक रिसेप्टर पे काम करने वाली कोलिनर्जिक ड्रग्स भी हमने देखी। स्पेसिफिकली उनका इंडिकेशन भी देखा कि कौन सी ड्रग किस चीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है या फिर हुआ करती थी, बिकॉज ज्यादातर ड्रग अब यूज नहीं होती है क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। और जो एस्टाइलकोलिन का इतना कॉम्प्लेक्स आपका इफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आता है, तो हम किसी पर्टिकुलर एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम और ऑर्गन्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। बट कुछ हैं जो आज भी यूज हो रही है, लाइक पिलोकार्पिन है, बिथैनिकॉल है। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है निकोटिनिक रिसेप्टर, सेकेंड क्लास ऑफ रिसेप्टर जो एस्टाइलकोलिन के लिए प्रेजेंट है। वो क्या है, हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमने देखा था, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, M एंड N, और आज M हम कवर कर चुके हैं, N की हम बात करेंगे। तो N जो रिसेप्टर है, यानी कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, इनको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, NM रिसेप्टर और दूसरे क्या है, N रिसेप्टर। ओके, दो क्लास में आपने डिवाइड किया, NM और NN। अब हम देखेंगे ये NM क्या है और NN क्या है। तो ध्यान में क्या रखना है हमने कि जो ये NM रिसेप्टर है ना, M रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आपका मस्कुलर जंक्शन को, ठीक है, मसल्स को बेसिकली। तो जो आपके NM रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम मस्कैरेनिक को डिस्कस कर रहे थे कि दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है जब हम किसी रिसेप्टर की बात करते हैं। पहली बात कि वो रिसेप्टर कौन सा पाथवे फॉलो करता है, क्योंकि सारे पाथवेज हम पढ़ चुके हैं, है ना, जब हमने रिसेप्टर की फार्माकोलॉजी देखी थी। और दूसरी बात कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर ये दो बातें हमें पता है तो इफेक्ट हम खुद से बता सकते हैं। चलिए करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो NM रिसेप्टर हैं इनकी ये कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं। ठीक है, पाथवे की अगर मैं बात करूं तो ये आपके आयन चैनल पाथवे को फॉलो करते हैं। जैसे आपने जब रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने देखा था G प्रोटीन कपल रिसेप्टर थे, जिनके अंदर फर्दर बहुत क्लासेस थी, साइक्लिक GMP पाथवे, साइक्लिक AMP पाथवे, IP3 पाथवे। दूसरी टाइप ऑफ कैटेगरी थी आयन चैनल रिसेप्टर, तीसरी कैटेगरी थी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, फिर था आपका जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी रिसेप्टर, और एक स्पेशल कैटेगरी थी जैकस्टेट पाथवे जो एंजाइम लिंक से ही कोरिलेट करता है। ओके, सो ये हमारे पास इतनी क्लासेस थी। तो इसमें से जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ये करते हैं आयन चैनल पाथवे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब पाथवे बिल्कुल क्लियर है। कौन सा पाथवे फॉलो होता है आपका, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि पाथवे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करता है आपका आयन चैनल पाथवे फॉलो करता है। ठीक है, ये रिसेप्टर जो है आयन चैनल पाथवे फॉलो करता है। सेम विद NN भी यही पाथवे फॉलो करता है। तो मैं शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ इसे आयन चैनल, ओके, पाथवे, P कर दिया मैंने। ओके, सो दो क्लास में अब ये हमारे क्या है, इस साइड हम NM देख रहे हैं, फिर NN देखेंगे। तो पाथवे समझ में आया, आयन चैनल पाथवे है। और आयन चैनल पाथवे अगर आपको याद हो तो क्या होता था बताइए, इस पाथवे में क्या होता था, सिंपली ड्रग आती थी, अपने रिसेप्टर से बाइंड होती थी, बाइंड होते ही आयन चैनल ओपन हो जाते थे, आयंस की एंट्री सेल के अंदर होती थी और रेस्पॉन्स आता था, यही होता था, याद है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा, बट डिफरेंस क्या है, आयंस का डिफरेंस है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम NM रिसेप्टर की बात करते हैं तो कौन से आयंस इन्वॉल्व होते हैं, दो आयन हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम।
यानी कि कौन से चैनल्स ओपन होंगे जब भी हम NM रिसेप्टर की बात करते हैं, तो कौन से चैनल ओपन होंगे, सोडियम और पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, ठीक है। और जबकि आप बात करें NN रिसेप्टर की, तो यहाँ पे कौन से चैनल्स ओपन होते हैं, देखिए सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तीनों चैनल आपके ओपन हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों ही आयन चैनल पाथवे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों से जब भी इन दोनों रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, आयंस की एंट्री सेल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप, जब सोडियम की एंट्री सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, सोडियम जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर जा रहा है, दोनों ही केस में देखो, सोडियम पोटेशियम की बोलो चाहे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बोलो, जब आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर जाता है, सोडियम की मेन बात करेंगे, तो क्या होता है बताइए, क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होती है और फाइनली प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन की। यानी कि ये दोनों ही जो रिसेप्टर हैं अपने आप में कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक्साइटेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। यही रीजन था कि मैं बार बार फोकस क्यों कर रही थी कि आपको पाथवे का पता होना जरूरी है, क्योंकि पाथवे को देख के ही हम पता लगा लेते हैं। अभी सपोज अगर इनमें से कोई ऐसा होता जिसमें क्लोराइड चैनल ओपन होता, ठीक है, अगर क्लोराइड चैनल ओपन होता तो मुझे बताइए तब उस केस में क्या एक्साइटेशन होता, नहीं, क्योंकि क्लोराइड क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और क्लोराइड जब भी ओपन होगा, अगर क्लोराइड की एंट्री सेल के अंदर होती है तो डीपोलराइजेशन की वजह क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल रिलैक्स हो जाती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड दी सेल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, जिसमें पोटेशियम का भी रोल होता है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन आपको पढ़ा रही थी, उसमें हमने डिटेल में देखा था। तो जब ऐसी प्रोसेस हुई तो यानी कि फाइनली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दोनों ही रिसेप्टर खुद में कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक्साइटेटरी। क्लियर है, अब इससे कोई ज्यादा, इतना जितना हमने पढ़ लिया ये बहुत है इससे रिलेटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, पाथवे क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अबाउट दी लोकेशन, ठीक है। NM रिसेप्टर कहाँ है और NN रिसेप्टर कहाँ है। तो लोकेशन में सबसे पहली बात मैंने पहले ही बोला है, NM, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मसल को। तो ध्यान रखिएगा ये जो रिसेप्टर है कहाँ पे होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मैंने आपको पूरा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन भी पढ़ाया था, जब हमने न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देखे थे, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि न्यूरॉन्स और मसल एंड प्लेट के बीच का जो जंक्शन है वहां पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है, आपका क्या होता है, आयोनिक एंट्री होती है, सोडियम अंदर जाता है, इम्पल्स क्रिएट होती है, और उसी की वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, यही रिसेप्टर डिग्रेड हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मसल में ये रिसेप्टर ही नहीं हो, जो मसल और न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है वहां पे NM रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन आएगा, जब उसे अपने रिसेप्टर मिल ही नहीं रहे हैं तो वो रेस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और आप जानते हो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो देयर विल बी नो मूवमेंट, और जब कोई मूवमेंट बॉडी में नहीं हो रहा है तो इंसान फाइनली क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये NM रिसेप्टर कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है वहां पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, लोकेशन क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देती हूँ कि जो इफेक्ट आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो क्या आएगा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब भी एसिटाइलकोलिन NM रिसेप्टर से बाइंड होगा जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है, इस पाथवे को फॉलो करेगा और रिजल्टेंट इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि पाथवे में क्या हुआ था, आयन चैनल पाथवे था और सोडियम आयंस की एंट्री हुई थी, सोडियम डीपोलराइजेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होना ही होना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NN रिसेप्टर। चलिए फटाफट से इसकी लोकेशन देखते हैं। इसकी एक लोकेशन नहीं है, मल्टीपल लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं पहली लोकेशन आपको बता रही हूँ, विच इज ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है। अब ये कौन से गैंग्लिया की बात हो रही है, M1 भी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में था, याद है आपको, ठीक है, जहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा था।
ये जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है इसमें स्पेसिफिकली आपका जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है वो एक्टिवेट होता है। ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप में क्लासिफाई हुआ, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जिस ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की मैं बात कर रही हूँ वो कौन सा गैंग्लिया है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया है। यानी कि ये वो स्पेस है, वो एरिया है जहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के क्लस्टर में आपकी सेल बॉडी प्रेजेंट रहेगी। तो आप खुद देखिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंपैथेटिक गैंग्लिया की, ठीक है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब आप खुद सोचो कि मैंने बताया कि ये भी क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्साइटेशन ही होगा। तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और आप जानते हो जब भी सिंपैथेटिक गैंग्लिया एक्टिवेट होता है तो क्या रिलीज होता है, बताइए। सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया मतलब क्या है, वहां पे कौन से न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, उनके अंदर क्या होगा, नॉर एड्रेनलिन प्रेजेंट होगा। तो क्या रिलीज होगा, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा, एनए रिलीज होगा, ठीक है। अब आप सोचो एनए रिलीज होगा तो क्या होगा, सारे इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आने लगेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि हर सिस्टम के पास दूसरे सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका होता है ताकि जब जरूरत पड़े तो ऐसा कर सके। सपोज कभी बॉडी में एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा हो गया और उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, आप जानते हो अगर एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने लगेंगे, हार्ट रेट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ये एक लेवल से नीचे जाए। तो उस इंस्टेंस में आपके एसिटाइलकोलिन के हाथ में ये पावर भी है कि वो एड्रेनलिन को रिलीज करा सके या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सके विद द हेल्प ऑफ एन रिसेप्टर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रिसेप्टर है आपका एसिटाइलकोलिन का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, एन रिसेप्टर। समझ में आ गया, एनए रिलीज हो जाएगा, हार्ट में जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो इस तरीके से पहला आपको इफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी इसकी लोकेशन क्या है, दूसरी लोकेशन है हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला। यहाँ पे भी वही होना है, एड्रिनल मेड्यूला मतलब मैंने बताया था किडनी के दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। और जब भी एक्टिवेशन होता है एड्रिनल मेड्यूला का, यानी कि मेड्यूला पार्ट से क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि देखो बार बार सोडियम की एंट्री हुई थी, डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेशन ही होना है, तो फाइनली एड्रिनल मेड्यूला में भी एक्साइटेशन होगा और एड्रिनल मेड्यूला अपने अंदर से क्या रिलीज कर देगा, एड्रेनलिन रिलीज कर देगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एन रिसेप्टर ने क्या किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, ठीक है, दोनों ही तरीकों से, ठीक हो गया। तो ये था एन रिसेप्टर। ऑल्दो एन रिसेप्टर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इसका इफेक्ट होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता है, और अगर इफेक्ट आता भी है तो सबसे पहले एक्साइटेशन होगा विच विल बी फॉलोड बाय डिप्रेशन, ओके। तो इतना ज्यादा सीएनएस पे इफेक्ट वैसे भी नहीं है आपका, क्योंकि मैं बार बार आपसे पहले भी बोला था कि एसिटाइलकोलिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। जब बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो इफेक्ट भी आपके नहीं आएंगे। ऑल्दो अगर ब्रेन में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर एसिटाइलकोलिन है तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वहां पे, जिसमें हमने देखा था कि एक्साइटेशन ही करेगा, ठीक है, पाथवे पे डिपेंडेंट होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख सकते थे कि इस आयन चैनल पाथवे के थ्रू ये दोनों आयंस आपके ये वाले चैनल्स ओपन हुए हैं, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, एक्साइटेशन ही होगा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक्साइटेशन ही होगा, इसीलिए सिंपैथेटिक गैंग्लिया से आपका क्या हुआ, नॉरएड्रेनलिन रिलीज हुआ और एड्रेनल मेड्यूला से आपका एड्रेनलिन रिलीज हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनएम और एनएन रिसेप्टर की लोकेशन क्या थी। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब भी रिसेप्टर पढ़े तो ये चीजें, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पाथवे एंड लोकेशन। पाथवे अगर आपको पता है, आपको पता है कि ये पाथवे एक्साइटेटरी पाथवे है, तो आप इनके फंक्शन खुद से बता सकते हो। आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है, तो इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि पाथवे कैसा है, एक्साइटेटरी पाथवे है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो था अबाउट लोकेशन और उसका पाथवे हो गया। अब हम स्पेसिफिकली इनके एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एनएम रिसेप्टर में एगोनिस्ट की तरह काम करती है, कुछ ऐसी होंगी जो एंटागनिस्ट की तरह काम करेंगी। तो स्पेसिफिक ड्रग्स पता होनी चाहिए, बहुत टाइम आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है, तो मैं इसे मेंशन कर रही हूँ। चलिए इसे एक काम करते हैं, यहां से इसे हटा देते हैं।
सो दैट दोनों में हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एनएम के लिए एगोनिस्ट की तरह काम करती है, एनएन के लिए एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। ओके, सो फर्स्ट मैं बात करूंगी एनएम की, बात करते हैं। चलिए, एगोनिस्ट यानी एगोनिस्ट मतलब जो सेम एसिटाइलकोलिन की तरह रेस्पॉन्स देगी इस रिसेप्टर से बाइंड होके, और एंटागोनिस्ट जो क्या करेगी, एगोनिस्ट यानी कि जो आपका एसिटाइलकोलिन का रेस्पॉन्स है उसे ब्लॉक कर देगी। ओके, चलिए, ये याद करने वाली बात है बेटा, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ड्रग्स तो याद करनी ही पड़ेंगी। ओके, सो देखो, एगोनिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो एगोनिस्ट है वो क्या है आपका, PTMA। ठीक है, PTMA क्या है, फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनिया। ओके, फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनिया। तो PTMA क्या है, एगोनिस्ट है, यानी कि जब भी PTMA NM रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो कैसा रेस्पॉन्स आएगा, कैसा रेस्पॉन्स आएगा, जैसा एसिटाइलकोलिन का रेस्पॉन्स आता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका, यस, PTMA के अलावा एक एगोनिस्ट तो कॉमन रहेगा। बताइए कौन सा एगोनिस्ट रहेगा, निकोटीन, क्योंकि निकोटीन एन जो रिसेप्टर है वो नाम ही निकोटीन की वजह से पड़ा है ना, क्योंकि ये वो रिसेप्टर हैं जिन पे निकोटीन बाइंड होके सेम एसिटाइलकोलिन की तरह रेस्पॉन्स देता था या फिर निकोटीन बाइंड हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बोलूंगी कि इसके लिए एगोनिस्ट निकोटीन तो कॉमन एगोनिस्ट है, दोनों में ही कॉमन होगा। ये निकोटीन इससे भी बाइंड होगा, इससे भी बाइंड होगा, तो निकोटीन कॉमन है, इसलिए मैंने सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एंटागनिस्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका एंटागनिस्ट क्या होता है, ट्यूबोकुरेरिन, पढ़ा चुकी हूं मैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में हमने देखा था। तो ये जो एंटागनिस्ट होंगी ये वो ड्रग होंगी जो स्केलेटल मसल को रिलैक्स करती होंगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, एनएम रिसेप्टर की वजह से स्केलेटल मसल में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अगर आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब जितनी भी एंटागनिस्ट है वो किसकी कैटेगरी में आएंगी, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की कैटेगरी में आएंगी। कर सकते हैं, जैसे ट्यूबोकुरेरिन आपने देखा था, उसके बहुत सारे कंजेनर्स आपने देखे थे, है ना, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, सारे हमने देखे हुए हैं, तो मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ, वो हमने लेक्चर में कवर किया है। तो मैं सीधे ट्यूबोकुरेरिन मैंने लिखा हुआ है और मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ऑल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, वो भी कौन सी वाली, पेरिफेरली एक्टिंग। ओके, क्योंकि ये पेरिफेरी में काम करती हैं, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, तो ये आपकी सारी एंटागनिस्ट की कैटेगरी में आएंगी। सेम अब बात करते हैं अबाउट एनएन रिसेप्टर। एनएन का भी एगोनिस्ट देखें कौन सा है, और फिर एंटागनिस्ट भी देखेंगे, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ओके, एगोनिस्ट क्या है आपका, DMPP। DMPP मतलब डाइमिथाइल फिनाइल पिप्राजीन। ठीक है, डाइमिथाइल फिनाइल पिप्राजीन DMPP की फुल फॉर्म है। और इसका एंटागनिस्ट देखते हैं, यानी कि ये तो सेम क्या करेगा, एसिड, जब भी DMPP NN रिसेप्टर से बाइंड होगा तो सेम एसिटाइलकोलिन का जैसा रेस्पॉन्स देगा। क्लियर है, इसीलिए एगोनिस्ट है। ठीक है, अब एंटागनिस्ट में देखो कौन सी ड्रग आती है, हेक्सा, और इसके साथ निकोटीन भी कॉमन आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, निकोटीन भी होगा। और इसकी जो एंटागनिस्ट है वो क्या है आपका, हेक्सामिथोनियम। ओके, हेक्सामिथोनियम ये आपकी ड्रग है जो आपकी इसमें आप लिख सकते हो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। ठीक है, इसमें वो सारी ड्रग आएंगी, ये अभी हमने नहीं किया है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में से भी कवर करेंगे। एंटागनिस्ट कौन सी होती है आपकी, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, जिनकी अलग से क्लास है। केवल एक ड्रग मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है, कौन सी, हेक्सामिथोनियम। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हम कर चुके हैं, पूरा मैंने 2 लेक्चर में कवर किया था। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स अपकमिंग लेक्चर में कवर करवा दूंगी मैं। सो ये था ऑल अबाउट एनएम एंड एनएन रिसेप्टर, कौन एगोनिस्ट है कौन एंटागनिस्ट है, और एंटागनिस्ट की स्पेशल क्लासेस हमें पढ़नी है। ठीक है, एक क्लास हम कवर कर चुके हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, आप चेक कर लीजिएगा फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, और दूसरा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स अभी हो जाएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये था सारी बातें अबाउट द निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स अब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंटी कोलिनर्जिक। और वो एंटी कोलिनर्जिक हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वो ड्रग होती हैं
जो केवल क्या करती हैं, आपकी मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे काम करती हैं। एम रिसेप्टर के रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेंगी, क्योंकि एन को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास अलग से कैटेगरी थी, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। ठीक है, ये हम अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।